दी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, आपके अपने फेवरेट शो जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। पैरासिटामोल दवा डोलो बनाने वाली कंपनी पर डॉक्टरों को 1000 करोड़ के गिफ्ट देने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों को कमीशन देकर दवा लिखने के खिलाफ याचिका। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। कमीशन के खेल से कैसे बेची जाती हैं महंगी दवाइयां। हीट वेव की मार से चीन के छूटे पसीने, फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश। चीनी मुद्रा भी 3 महीने के निचले स्तर पर। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या चीन में आ गई है मंदी? जापान सरकार का विचित्र फैसला, युवाओं को शराब पीने के लिए कर रही है प्रोत्साहित। इंडिया 360 में बताएंगे आखिर क्या है जापान की वो मजबूरी जिसके चलते वो युवाओं को पिलाना चाहती है ज्यादा शराब। बाजार में 8 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 17,750 के बाद बंद। सेंसेक्स 650 अंक टूटा। बैंक, रियल्टी, मेटल शेयरों में रही गिरावट। और देश भर में जन्माष्टमी की धूम। मुंबई में दही हांडी के लिए उतरी गोविंदाओं की टोली। दही हांडी का रंग देखने उमड़ी भीड़। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक हुआ क्या क्या पूरे देश में बता देते हैं पूरे दिन भर का अपडेट। और आज सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हलचल की टीवी की और चैनल्स की सुर्खियां बनी रही। जैसे ही आज सुबह लोगों ने आंखें खोली तो टीवी से लेकर मोबाइल स्क्रीन पर हर जगह ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। दिल्ली की खबर थी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। जांच एजेंसी के अफसर सुबह 8:30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गए और सिसोदिया के साथ ही सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर रावा गोपी कृष्णन के आवास समेत पूरे देश में 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में सिफारिश की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, छापेमारी की आगे पीछे की सारी कहानी भी साफ होती रही। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी, वो भी नामजद। इसमें दावा किया गया कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के नजदीकी को 1 करोड़ रुपए दिए। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने हाथ डाला तो झम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के तमाम पार्टी नेता बीजेपी पर टूट पड़े। आम आदमी पार्टी सरकार ने आरोप लगाया कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन दिल्ली के स्कूलों की तारीफ हुई उसी दिन केंद्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड करवा दी। जवाब में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स को पैसे देकर खबर तो छपवा ली, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। केजरीवाल और सिसोदिया देश में झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी ये आरोप लगाया बीजेपी ने। दोपहर तक राघव चड्ढा ने तर्कश से कुछ तीर छोड़े और बोले कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापा मारा, केवल 4 मफलर मिले। मनीष सिसोदिया के घर उन्हें अब पेंसिल, नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल अभी दिल्ली की खबरें अभी भी लगातार जारी हैं और अपडेट लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक और एक्सटेंशन मिल गया है। कार्यकाल उनका 22 अगस्त 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भल्ला भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और इन खबरों के अलावा आज महानगर मुंबई की 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने की खबर ने सबका ध्यान खींचा। जिसने भी ये बिल्डिंग गिरने का वीडियो देखा वो सकते में आ गया। हालांकि बीएमसी ने बाद में बताया कि गिरती हुई इमारत पूरी तरह से खाली थी, सबको निकाल लिया गया था। दरअसल बोरीवली वेस्ट इलाके के
साईं बाबा नगर में ये बिल्डिंग गिरी है। अधिकारियों के मुताबिक पुरानी और जीर्ण अवस्था में होने के चलते बिल्डिंग को पहले ही खाली करा दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली के तुर्कमान गेट से एक हवाला एजेंट को गिरफ्तार किया, जो लश्कर और अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए रकम मुहैया करवाता था। और आज ये खबर भी खूब छाई रही। मोहम्मद यासीन नाम के हवाला ऑपरेटर ने कश्मीर के एक आतंकी को 10 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए, जो बाद में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए। और दिन भर जिस खबर ने सबका ध्यान अभी तक खींचा हुआ है, जिसकी धूम मची हुई है, वो है कृष्ण जन्मोत्सव की, यानी कि जन्माष्टमी की। आज देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक है। बांके बिहारी की नगरी मथुरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। कृष्ण के भक्त उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में आज मंगल आरती हुई। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में मंगल दर्शन का खास महत्व होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि आज बेहद सुंदर तरीके से सजाई गई। तो दिल्ली, नोएडा के इस्कॉन मंदिरों में भी जन्माष्टमी की खास रौनक दिखी। श्रद्धालुओं में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खासा उत्साह है। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु नंदलाल की भक्ति में रमे दिखे। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्णा के भजनों पर श्रद्धालु खूब थिरक रहे हैं, अब तक थिरक रहे हैं, कई जगहों पर रात भर थिरकेंगे। केरल के कुन्नूर में जन्माष्टमी के मौके पर नंदलाल के भक्तों ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने राधा कृष्ण की पोशाक पहनकर खूब नृत्य किया। और इस वक्त मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और लाइव सेलिब्रेशन दिखाने के लिए ठाणे से हमारे साथ फिलहाल वैदेही काणेकर और यशा कोटक जुड़ चुकी हैं। वैदेही, आप कहां पर हैं और किस तरह की रौनक है? आपके पीछे हम देख रहे हैं, लोग, उत्साह तो है लोगों में, लेकिन छतरियां भी हैं हाथों में। जी बिल्कुल, लोगों का उत्साह है क्योंकि जन्माष्टमी है और 2 सालों के बाद यहाँ जन्माष्टमी और दही कला यानी दही हंडी का उत्सव जो है वो लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। मैं आपको यहाँ पर दृश्य दिखा रही हूँ, हम देख रहे हैं कि बारिश है और यहाँ पर देख रहे हैं कि बारिश में भीगते हुए भी यहाँ पर लोग जो आए हैं वो काफी इंजॉय भी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कितनी हर्ष को लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों से खाने और कई सारी जगहों से जो है वो ये गोविंदा पंथक यहाँ पर टेम्पी नाका जो एरिया है खाने का, वहाँ पर आते हैं। टेम्पी नाका ये वो एरिया है जो आनंद दिघे उन्होंने यहाँ पर दही का उत्सव का शुरुआत किया था और यहाँ पर एकनाथ शिंदे के नाम से ये फिलहाल दही हंडी जो है वो जानी जाती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये इलाका है और यहाँ पर जो है काफी सारे पथक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आए हैं और जन्माष्टमी और दही हंडी का महोत्सव जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से उत्साह से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं और काफी सारे लोग ये महोत्सव देखने के लिए भी आए हैं, क्योंकि आखिर 2 साल जो है वो लोगों ने घर पे निकाले हैं। लोगों को ये उत्सव जो है वो देखने को मौका नहीं मिला था और अब 2 सालों के बाद यहाँ पर बारिश है, यहाँ पर जोश है, यहाँ पर जल्लोष है और वही सेलिब्रेशन की धूम जो सुबह से दिखाई दे रही थी वो अभी रात तक यहीं पर हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और दही हांडी पर तो खासा उत्साह होता है पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर से महाराष्ट्र में। तो आपने तो बताया कि राजनीति से भी जुड़ा हुआ मसला आज ये वहां पर है, लेकिन हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम तो लोगों का उत्साह देखेंगे। और लोगों का इसी तरह का उत्साह बताने के लिए यशा कोटक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो बता रही हैं कि वहां पर किस तरह से दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। यशा, आप कहां पर हैं और किस तरह की रौनक है, लोगों में किस तरह का उत्साह है दही हांडी को लेके? जी, जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ घाटकोपर में हैं। घाटकोपर में जो है राम कदम की दही हंडी लगती है, जो बीजेपी के नेता मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं जो क्रेन में है दही हंडी लगी हुई है। आसपास जो है पूरे आसपास के लोग
इकट्ठा हुए हैं ताकि वो दही हांडी का सेलिब्रेशन देख सके और गोविंदा पथक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि दही हांडी तोड़ सके। अब ये जैसे आप देख सकते हैं दही हांडी काफ़ी ऊंची लगाई गई है और क्योंकि ये दही हांडी इतनी ऊंची लगाई गई है इसीलिए अभी तक कोई दही हांडी तोड़ नहीं पाया है। लेकिन ये जो है जहाँ मेन एरिया है हम देख सकते हैं और ये मेन एरिया एक मेन रोड है जहाँ LBS मार्ग को कनेक्ट करता है और ये पूरा रोड जो है आज दही हांडी के लिए खाली करवाया गया है। जैसे 2 साल से क्योंकि कोरोना काल के चलते दही हांडी की सेलिब्रेशन नहीं हो पा रही थी मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेकिन इस साल जो है स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पे ये अनाउंस किया गया है कि इस साल जो है फेस्टिवल्स में कोई कोविड रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं किए जाएंगे। यहाँ तक कि क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग क्योंकि 2 साल से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे तो उनका उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो पीछे में लोग जमा हुए हैं वो बारिश होने के बावजूद भी जो है दही हांडी फोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 7 और 8 सड़ की दही हांडी लगाई जा रही है और उसी के अलावा भी अच्छा यशा, हमें खबर ये भी मिल रही है कि कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि उत्साह के बीच में इस तरह की बात करना थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। 78 लोग बता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का ऑफिशियल डेटा है कि इंजर्ड हुए हैं, उनमें से 67 लोगों को ट्रीट करके और डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, 11 को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो दही हांडी में अक्सर हम देखते हैं ऊपर लंबी लंबी कतारें होती हैं और वहाँ से जब टूटती है वो जो टोली, उसमें लोग घायल भी हो जाते हैं। तो इस तरह का घटनाओं से बचाने के लिए लोगों को क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं यशा? जी आप सही कह रहे हैं। इस साल जैसे आपने कहा कि ये मुंबई के आंकड़े हैं जहाँ 78 लोग जो है वो इंजर्ड हुए। BMC ने ये आंकड़े इन्फॉर्म किए कि 78 लोग इंजर्ड हुए। यहाँ तक कि इस साल क्योंकि जो है आपने सही कहा कि हर साल इस खेल के दौरान लोगों को इंजरी होती है। यहाँ तक कि जो ऊपर जो चढ़ते हैं उनके लिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 14 या 15 साल से छोटे बच्चों को ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं अलाउ करते। और इसी के चलते इस साल ये कहा गया है कि जितने भी इंजर्ड गोविंदा होंगे उन्हें जो है स्टेट हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा भी जो है क्योंकि अब से जो आगे की जी ठीक है, वैदेही के पास चलते हैं जरा। वैदेही के पीछे हम देख रहे हैं कि दही हांडी की जो टोली है वो ऊपर चढ़ रही है, जरा विजुअल दिखाइए जरा वैदेही। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो दही हांडी की टोली यहाँ पर जो है वो हर लगाए हैं। काफी सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां थर जो है वो यहाँ पर जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक बच्चा जो ऊपर चढ़ा है सेफ्टी बेल्ट लगा के ऊपर चढ़ा है और 8 थर यहाँ पर जो है वो इस मंगलवाड़ी जो कि गिरगांव की जो टोली है, गिरगांव की मंगलवाड़ी की ये टोली है, इन्होंने यहाँ थाने में आकर यहाँ पर 8 थर लगाए हैं सक्सेसफुली। 8 थर हम देख रहे हैं कि लगाए हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी ही धूम जो है वो सुबह से दिखने को मिल रही है। हालांकि काफी लोग नीचे भी खड़े हैं, हाथ ऊपर करके लोग खड़े हैं ताकि अगर ये उतरते समय कोई अगर गिरे तो उसे जो है वो अच्छी तरह से पकड़ ले। इसलिए काफी सारे अलग अलग जो टोली है वो भी यहाँ पर खड़ी है, उनको घेर के खड़ी है। हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो चढ़ा हुआ था उसको सेफ्टी बेल्ट लगाया था और सेफ्टी बेल्ट के जरिए उसको बिल्कुल धीरे से जो है वो नीचे उतारा जा रहा है और बाकी टोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पर उतरते हुए नजर आ रही है। मंगलवाड़ी यानी गिरगांव की ये टोली है और इन्होंने 8 थर जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लगाए हैं। मैं और एक बात आपको बता दूं, जय जवान जो कि जोगेश्वरी का विश्व विजेता गोविंदा पथक है, इन्होंने यही जगह आके 9 थर लगाए हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऊपर 3 हंडियां हमको दिख रही है, उनमें से एक हंडी जो है वो मुंबई के नाम की एक हंडी यहाँ पर एकनाथ शिंदे इन्होंने लगाई है और यहाँ पर एक हंडी जो है वो जय जवान ने जीती है। 9 थर लगा के यहाँ पर एक हंडी जीती बिल्कुल है। और इसी तरह से हांडी तोड़ने की ये कवायद जो है, ये जो कोशिश है वो जारी रहेगी। और चोरी चुपके माखन जब चुराते थे कान्हा, तो कृष्ण की इन हरकतों से परेशान होकर गोकुल की जो महिलाएं थी वो दही हांडी ऊपर रख देती थी। उसी उपलक्ष्य में दही हांडी का पर्व मनाया जाता। हमने तस्वीरें भी देखी। आप लगातार अपडेट लेते रहिएगा, हम आते रहेंगे आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया वैदेही और यशा फिलहाल जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख और करते हैं रुख आज की हमारी कवर स्टोरी का। आज की कवर स्टोरी दवाओं से जुड़ी हुई। कोरोना के दौरान एक दवा का नाम लगभग सबने सुना होगा और यह दवा है डोलो 650। डोलो 650 एक बार फिर चर्चा में है। पैरासिटामोल दवा डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि कंपनी ने डोलो 650 लिखने के लिए डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट बांटे हैं।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी 7 दिन में जवाब मांगा है। दरअसल फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ड्रग फॉर्मुलेशन और दवाओं की कीमत पर कंट्रोल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में डॉक्टर्स को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाए जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता के वकील संजय पारेख के मुताबिक कोड ना होने के चलते डॉक्टर महंगे गिफ्ट के लालच में महंगी दवाइयां लिखते हैं। संजय पारेख के मुताबिक डोलो महज एक उदाहरण है, यानी कि याचिका दरअसल डोलो के खिलाफ नहीं है बल्कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे ताजा उदाहरण है, इसलिए इसका हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि 500 mg पैरासिटामोल के लिए प्राइसिंग अथॉरिटी कीमतें तय करती है, लेकिन जैसे ही डोज को बढ़ाकर 650 mg कर दिया जाता है उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि बाजार में ऐसे कई एंटीबायोटिक्स हैं, दूसरी दवाएं हैं जिनकी जरूरत नहीं होने के बाद भी डॉक्टर उन्हें खाने के लिए मरीजों को सलाह देते हैं। उन्होंने मांग की है कि नियंत्रित इसे करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क की खास जरूरत है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिनों के भीतर की जाएगी और इस बीच डोलो की तरफ से भी सफाई आ गई है। कंपनी कह रही है, कंपनी के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। माइक्रो लैब्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जयराज गोविंद राजू ने इन आरोपों को खारिज किया है। क्यों किया है ये भी आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस 1000 करोड़ की आंकड़े की बात हो रही है वो आयकर विभाग ने कंपनी के सभी डिवीजन के सालों से किए गए मार्केटिंग खर्चे को जोड़कर निकाला है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना के दौरान उनकी कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ था। ऐसे में हम 1000 करोड़ के गिफ्ट्स कैसे बांट सकते हैं। इस टारगेट पर पहुंचने के लिए किसी भी कंपनी का 1000 करोड़ रुपए खर्च नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि डोलो 650 पर प्राइस कंट्रोल था, ऐसे में हम इसके लिए इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ताजा मामले की, लेकिन क्या डॉक्टर्स को फ्रीबीज यानी कि कमीशन देना कानूनी तौर पर अलाउड है? इसका जवाब है नहीं। देश में इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस एक्ट 2002 है। इसमें साफ कहा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सेल्स पर्सन्स और प्रतिनिधि से किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। एक्ट के मुताबिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ट्रैवल फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी कैश और किसी भी तरह के मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं लेने चाहिए, नहीं वो ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स को दवाई लिखने के लिए गिफ्ट देने का आम चलन है। आइए अब इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। हमारे साथ अलायंस ऑफ डॉक्टर फॉर एथिकल हेल्थ केयर के फाउंडर डॉक्टर अरुण गाद्रे सर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गाद्रे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के याचिकाकर्ता और फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शांतनु चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चटर्जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर चटर्जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो पूरा बवाल मचा है, हालांकि आपकी याचिका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर ज्यादा है, बट जो डोलो पर जो बवाल मचा है उसका अब एक ही सवाल है, इसका जवाब अब कौन देगा? वो कह रहे हैं कि जिस कंपनी का टर्नओवर ही 350 करोड़ है वो 1000 करोड़ के गिफ्ट कैसे बांटेगी? तो ये अनर्गल प्रलाप फैलाया जा रहा है। हम लोग, आपने जो सही कहा है, हम लोग जो याचिका जो दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हम लोग किए हैं कि केंद्रीय सरकार जो लाए थे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस, वो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस वॉलेंटरी था, लेकिन वॉलेंटरी रहने के तरह वो वॉलेंटरी जब से था वो क्या हो रहा था, इट वॉज नॉट कंप्लाइड, किसी के साथ कंप्लाई नहीं हो रहा था, कोई कंप्लायंस नहीं था। इसलिए हम लोग जो मांग रहे थे उनसे कि हम लोग याचिका जो जाहिर किए हैं उसमें बोला है दिस कोड शुड बी मेड स्टैट्यूटरी सो दैट ऑल पार्टीज कैन फॉलो, और गवर्नमेंट का भी एक रेगुलेशन चाहिए। हम लोग जो याचिका में एक रेफरेंस के लिए जो दायर किया है कि जो CBDT के जो ये था, जो प्रेस रिलीज था, वी हैव प्लेस्ड दैट ओनली, वो हम लोग दायर किए हैं। इसमें डोलो का नाम ज़्यादातर के मीडिया से उठाया गया है।
ऐसा कोई हम लोग नहीं किया है। हम लोग रेफरेंस तक दिया है कि द इनकम नहीं, इसमें तो जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं डॉक्टर चटर्जी, उसमें तो मीडिया रिपोर्ट्स में मैं तो वहां था नहीं, मीडिया के रिपोर्ट से पता चल रहा है जज साहब ने भी बोला अरे हाँ ये तो वही डोलो है जो मेरे को भी लिखी गई थी। तो ये डोलो का जो बीच में आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो कहेंगे ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पूरा प्रैक्टिस हम लोग के लिए हम लोग किए हैं। ये कोई कंपनी के लिए या कोई ब्रांड के लिए हम लोग नहीं किया है। ये जो किया है ये मिसकॉन्सेप्ट है, लेकिन सब में होता है, सब ब्रांड में होता है। हाँ। हम किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं है, हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है। वी वांट टू हैव ए सिस्टम एंड द सिस्टम कैन बी चेंज्ड ओनली इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट दिस इज ए स्टैट्यूटरी पॉलिसी। इसमें बंद होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन के लिए देयर शुड नॉट बी फ्रीबीज। दवा का दाम घटाना चाहिए सो दैट इट इज अफोर्डेबल टू द कॉमन पीपल। ठीक है सर, हमारे साथ डॉक्टर अरुण गाद्रे भी हैं। जी सर, मैं डॉक्टर चटर्जी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अरुण गाद्रे भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण गाद्रे, अगर इसको हम इसका एक कैची नेम रखने की जो प्रचलन है, जो चलन है, उसके हिसाब से रखें तो ये तो प्रिस्क्रिप्शन करप्शन चल रहा है देश में। अगर इन आरोपों में बिल्कुल सच्चाई है तो ये प्रिस्क्रिप्शन करप्शन कहां तक घुसा हुआ है और आम आदमी को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? डॉक्टर गाद्रे जी, एक तो ये बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड है। हमने कुछ संशोधन किया था, एफएमआरआई के मदद से ही किया था, और उसमें बहुत सारे बातें आगे आ गई है। मतलब 2009 में एमसीआई ने 6.2 के क्लॉज के आपने भी कवर किया है, वो गिफ्ट लेना मना है, डॉक्टर को ट्रैवल फैसिलिटी लेना मना है, और हॉस्पिटलिटी मना है, कैश मना है, और ये सब होते रहा है। मतलब बहुत कुछ एक्सेप्शनल डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड भी है कि जो 1 रुपया देते नहीं, लेकिन ये बहुत वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। और ये वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, एक मजाक की बात ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2009 में ये कानून लाया। कानून, इट इज अ पेनल ऑफेंस। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल ऐसा कुछ गुस्ताखी करता हूं तो मेरा लाइसेंस रद्द करने की पेनल एक्शन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा डॉक्टर गाद्रे, आपने हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑलरेडी इसके प्रावधान है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं भी कंफ्यूज रहता हूं, और मैं जब लोगों से पूछता हूं तो वो भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं बड़ा आम सा सवाल पूछ रहा हूं, ये बताइए कि जेनरिक दवाएं लिखने का क्या बाध्यकारी हैं? ब्रांडेड दवा लिखने पर क्या, अगर कोई डॉक्टर कोई खास तरह के ब्रांड की दवाई लिखता है तो क्या वो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है या नहीं है? या सिर्फ ये सिर्फ एथिकल प्रैक्टिस का ही तहत है, इसमें कोई कानूनी पेच नहीं है? चक्कर क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एडवाइस करती है, प्राइम मिनिस्टर ने भी एडवाइस किया था कि जेनेरिक मेडिसिन लिखना चाहिए। एडवाइस किया है ना, सिर्फ कानूनी नहीं है। लेकिन अरे यूपीसीएमपी है ही नहीं, ये सब एडवाइजरी चल रहा है। और मजे की बात है कि 2009 में मेडिकल काउंसिल इसको गुनाह ठहराती है, क्राइम कराती है, और 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है फार्मास्यूटिकल को, भैया आप जो भी पैसा दे रहे हो डॉक्टर को उसके ऊपर टैक्स दो। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है यार? जो क्राइम है उसके ऊपर इनकम टैक्स बोल रहे हैं आप क्राइम कर रहे हैं, वो हमको पता नहीं। आप पैसा दे रहे हैं डॉक्टर को, मतलब आप ऊपर टैक्स ले, आप क्राइम कर लो लेकिन टैक्स दे देना, टैक्स दे दे। और अभी 2019 में वो, मतलब ये सब मजाक की मतलब कोई भी गवर्नमेंट सीरियसली यूपीसीएमपी। अब चटर्जी साहब, मैं ठीक है सर, और डॉक्टर आद्रे में आऊंगा आपके बाद। चटर्जी साहब, अब मुझे बताइए फिर आपका जो दलील है, आपका जो केस है, वो कहां टिक पाएगा सर? जब कानूनी नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन तो कुछ भी कर ले, एडवाइजरी है बस। अब डॉक्टर एडवाइजरी माने ना माने वो तो बाध्यकारी है नहीं। इसलिए आप लोग जो डॉक्टर गाद्रे ने कहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कोड वाज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वॉलेंटरी था। इंडस्ट्री एसोसिएशन को गवर्नमेंट बुलाया, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, और बोला कि तुम आपका सब सदस्य को कंप्लाई करने के लिए बोलो, बट कोई सुनता नहीं है। अपने मुनाफा के लिए, क्विक सेल्स के लिए दे एंटर इनटू करप्शन। सो द रूट ऑफ द करप्शन शुड बी देयर। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, किसी टाइम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, लेकिन द रूट ऑफ द कॉर्पोरेट करप्शन इज द कंपनीज हु आर गिविंग दिस, हु आर इनिशिएटेड दिस प्रोसेस।
इसलिए हमारा जो मुद्दा है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाए हैं। वेयर विल वी गो? गवर्नमेंट इज नॉट हियरिंग टू अस एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गादरे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? गादरे साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मेरे पास एक सवाल है जी, चटर्जी साहब मेरे पास एक सवाल भी है, लेकिन गादरे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गादरे साहब। एक मिनट, अरे इतना WHO 2017 में बोलता है, WHO मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि जो भी रेवेन्यू मिलता है फार्मास्यूटिकल का, उसके 1/3 रेवेन्यू मार्केटिंग पे, मतलब ये फ्रीबी के ये सब पे खर्चा किया जाता है। और अभी अपना भारत में फार्मास्यूटिकल का टर्नओवर क्या है मालूम है? 70-80 बिलियन डॉलर ईयरली। तो कितना सारा पैसा नहीं, हम तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है साहब, तो यहाँ तो कोई फार्मेसी का कारोबार तो यहाँ फल फूल रहा है, आगे भी फलेगा फूलेगा। यहाँ तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है हम। लेकिन लेकिन सर एक मिनट, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं, आप दोनों लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर को ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, ये एडवाइजरी भी है और कहीं ना कहीं इसको कानून से भी आप जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताइए सर, आम आदमी के लिए इसमें नुकसान है? नहीं, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन का देने का डॉक्टर को अधिकार है। हाँ, और डॉक्टर को देना चाहिए, क्योंकि आप जेनेरिक में एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा तो पेशेंट पार्टी घूमते रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा, सो ब्रांडेड देना चाहिए। लेकिन व्हाट वी आर डिमांडिंग इज दैट द कंपनी शुड, द गवर्नमेंट शुड मेक ए प्राइस कंट्रोल दे दो, सबका दवा एक दाम में मिलेगा, देयर विल बी नो करप्शन। और दवा का कीमत कम करो और दवा से टैक्स हटा लो, यही हमारा मुद्दा है जी। अच्छा। और एक बात रखता हूँ, इंडिविजुअली पनिश मैं लेता हूँ तो पनिशमेंट है, लेकिन कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन अगर बट सर एक बात बताइए, डॉक्टर कैसे तय करेगा? आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर ब्रांडेड दवाई दे सकता है, डॉक्टर कैसे तय करेगा कि मैं इस कंपनी की दवाई दूंगा या इस ब्रांड का दवाई दूंगा? वो कैसे तय करेगा? एक मिनट, वो मैं सिर्फ एक मुद्दा, आज का जो दोनों का सवाल है उसके ऊपर सिर्फ एक लगाता हूँ कि फार्मास्यूटिकल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। किसको? वो आराम से पैसा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, गायनेक सोसाइटी, ऑर्थोपेडिक सोसाइटी, करोड़ों रुपए का कॉन्फ्रेंस का खर्चा फार्मास्यूटिकल करती है। ओके, तो यानी कि आपकी जो कवायद है ये फ्रीबीज के खिलाफ है, ज्यादा गिफ्ट्स नहीं, गिफ्ट्स के खिलाफ है। आपका सजेशन ये है कि ब्रांडेड दवा देने दो? नहीं देने दो, मतलब अभी तो अब वो किस ब्रांड की देगा? अब जनता का सवाल तो यही है ना, आप दोनों से मेरा यही सवाल है सर, जनता का सवाल तो यही है, डॉक्टर किस ब्रांड की दवा लिख के दे रहा है, वो कितना महंगा है, ये तो डॉक्टर के हाथ में है। पेशेंट को जेनरिक दवा तो मिल ही नहीं रही ना सर, पेशेंट तो डरा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने लिख दिया, अगर मैं दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्ट भी ले लूंगा, ऐसा ना हो मैं और बीमार हो जाऊं। बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ जेनेरिक दवा केमिस्ट के पास उपलब्ध नहीं है। वो जो जेनेरिक बोल के देता है वो लो कॉस्ट ब्रांड देता है, वो जेनेरिक नहीं होता है। और लो कॉस्ट ब्रांड से मैं मेरा डायबिटीज और एंजियोप्लास्टी के बाद मैं खुद लो कॉस्ट ब्रांड लेता हूँ और 20 साल से मैं तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि ऐसा एक संशोधन हुआ है। तो फिर इसीलिए तो सर प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड हटा दीजिए ना, जेनरिक दवाई लेने दीजिए, आप खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन तो आप ब्रांड को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? फिर ब्रांड को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं ये चटर्जी साहब कुछ बोल रहे हैं सर, मेरे पास वक्त की कमी है। चटर्जी साहब आप कुछ कह रहे हैं? चटर्जी साहब, हाँ, हम बोल रहे थे कि इजियर प्रोसेस है, इतना बड़ा कंट्री है, लॉजिस्टिक्स बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इजियर प्रोसेस है कि सरकार, डीपीसीओ है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, सरकार दाम पर प्राइस कंट्रोल में ला। बिल्कुल सर, हमने पिछली बार चटर्जी साहब, गादरे साहब, हमने पिछली बार एक शो भी किया था, एक दवा एक दाम करके, और इस पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग राय भी आई थी। मेरे ख्याल से सरकार इस पर काम भी कर रही है, सरकार के पास प्रपोजल भी है। हमारा सवाल एक ही था, ये पहली बार नहीं है, लेकिन बहुत ये कछुआ गति से कुछ हुआ है सर, बहुत सालों से चल रहा है, पता नहीं क्यों इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। ठीक है सर, कि दे शुड गिव ए डायरेक्शन दैट दिस यूसीपीएमपी जो है, इट शुड बी मेड स्टैट्यूटरी,
so ठीक that सर। all everybody has a clear understanding हमको क्या Absolutely। करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक और सर। होने से हमको क्या पेनल्टी देना है। हम एक मुद्दा उठा रहे हैं, हम लोग बोले थे कि जो स्टैट्यूटरी बना के जिसमें से वो फाइन लेगा गवर्नमेंट, जी। वो फाइन इंडियन जो कंपनीज है और जो सरकार है उसमें जाके वो लोग वो पैसा दे दे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मेरे पास वक्त की कमी है सर, मुझे लगता है कि आप लोगों की मंशा क्या है ये हमारे दर्शकों को समझ में आ गया और उस मुद्दे के अलग अलग परत भी समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। अगली स्टोरी हमारी, चीन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पहले कोरोना की मार तो अब हीट वेव ने चीन की इकोनॉमी को झुलसा कर रख दिया है। वैसे तो दुनिया भर में मौसम की मार पड़ी है, लेकिन चीन में गर्मी की वजह से फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ गर्मी है तो दूसरी तरफ चीनी मुद्रा भी डॉलर के मुकाबले लड़खड़ाती जा रही है। आज चीनी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। दूसरी तरफ चीन रियल एस्टेट क्राइसिस से भी गुजर रहा है, बैंकिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे गर्मी ने चीन की कमर तोड़ दी है। यूरोपीय देशों की तरह चीन में भी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। चीन में हीट वेव की वजह से जंगल के जंगल राख हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रिहायशी इलाकों के लिए बिजली कम पड़ने लगी है। गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। रेजिडेंशियल इलाकों में बिजली की आपूर्ति करने के लिए सिचुआन प्रांत में फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया गया। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ये सिचुआन प्रांत। सिचुआन सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल उद्योग का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। बिजली की कमी से एप्पल, फॉक्सकॉन और इंटेल समेत दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में आशंका यह है कि फैक्ट्रियां बंद होने से कच्चे माल के दाम भी बढ़ जाएं। चीनी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 3 महीने के निचले स्तर पर है। शुक्रवार को चीनी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 6.8 के स्तर के नीचे आ गई। मई के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट रही। गिरावट की एक बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स में आ रही तेजी भी है, और सिर्फ यही नहीं, यही कारण नहीं है। चीनी मुद्रा में गिरावट की एक वजह ऑनशोर युआन की रेंज भी है। दरअसल चीन के केंद्रीय बैंक ने ऑनशोर युआन की ट्रेडिंग वैल्यू 6.80 के स्तर पर कर दी। यह सितंबर 2020 के बाद सबसे कम है। चीन के केंद्रीय बैंक के फैसलों में स्लोडाउन की चिंता भी झलकने लगी है। चीन की मुद्रा ऐसे वक्त में गिर रही है जब चीन रियल एस्टेट क्राइसिस का सामना कर रहा है। चीन में लोगों ने घरों की किश्तें चुकाना बंद कर दिया है। आपने कुछ दिनों पहले चीनी सड़कों पर चाइनीज आर्मी के टैंक्स देखे होंगे जो लोगों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। जुलाई में होम सेल्स में 40% की गिरावट दर्ज की गई। हालात ये हो गए कि डेवलपर ग्रुप्स में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़े स्तर पर डिस्काउंट चल रहा है। चीन में हुनान प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में नेता कह रहे हैं कि अगर आप एक बार घर लेने आए तो 2 लीजिए, एक लेने आए तो 2 लीजिए, और 2 लेने आए हैं तो 3 लीजिए। रियल एस्टेट क्राइसिस चीनी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कोरोना के बीच इन नई चुनौतियों ने चीन की इकोनॉमी के लिए कई चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। चीन की जिनपिंग सरकार इन चुनौतियों से निपटने में हाफती हुई नजर आ रही है, और मूडीज ने भी जो अपने प्रोजेक्शंस हैं वो घटा दिए हैं चीन की जीडीपी को लेकर। तो ऐसे में क्या अब ये कहा जाए कि चीन संकटों से घिर रहा है? पहले जो हम चर्चा करते थे, और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम जो पहले सर हम कोशिश करते थे चर्चा करने की, जब हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सब के संकट की बात करते थे तो कहा जाता था कि चीन को ठीक है थोड़ा साइड रख लो क्योंकि वहां पर सेक्टोरल क्राइसिस ज्यादा हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वहां पर क्राइसिस बढ़ रहा है। आपका आकलन चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या है सर? देखिए, जो डेट टू जीडीपी है वो बहुत हाई है, लेवरेज बहुत हाई है। प्रॉपर्टी सेक्टर में बैंक्स का जो एक्सपोजर है दीपक जी 9.4 ट्रिलियन डॉलर्स का है। आप सोचिए चीन की इकोनॉमी का टोटल आंकलन है 15 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब, उसमें से 2/3 आप सोचिए कि बैंक्स ने जो लोन्स दिए हुए हैं प्रॉपर्टी सेक्टर को, इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और डेवलपर्स को, और डेवलपर्स के लोन्स में काफी डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। सरकार को इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा। अभी तक क्या है, सरकार चीन में 3 तरफा है, एक है सेंट्रल सरकार, फिर स्टेट्स में, और फिर लोकल जो कि गांव और शहरों के लेवल पे है। तो कल इन्होंने बोला लोकल सरकारों को 229 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड खरीदने के लिए
इशू करने के लिए, और वो राशि जाएगी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सरकार अभी भी उसमें प्रयत्न जो कर रही है, बहुत छोटे छोटे प्रयत्न कर रही है। आज उन्होंने कहा कि जो जोखिम में आए हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, उनको बैंक्स जाके ऋण दें। अब बैंक्स का एनपीए स्थिति इतना नाजुक है, कई बैंक्स डिपॉजिट नहीं दे रहे। आपने जैसे मेंशन किया कि टैंक्स भी उतारे गए सड़कों पे पीछे, जब हमने एक और प्रोग्राम किया था 1 महीना पहले, क्योंकि डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं मिल रहे। तो ओवरऑल संकट की घड़ी जरूर है। कोविड का जो लॉकडाउन है, कोविड के केस 3 महीने के हाई पर हैं। आज हांगकांग में कोविड के केस 4 महीने के हाई पे आए, कोविड सेंटर वो फिर से खोल रहे हैं। और ये जीरो कोविड पॉलिसी, अब देखिए भारत में केस आते हैं या यूरोप में, अमेरिका में 1 लाख केस दिन के हैं, बट सब इकोनॉमीज खुली हुई हैं और लोग नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी है, उसके ऊपर से आपका ड्राउट आ गया, हाइड्रो पावर कम हो गई, अब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं लोगों की। टेक्नोलॉजी पे जो रेगुलेटरी आंच की थी इन लोगों ने, वो चल रही है। और साथ में ताइवान का जो संकट है, मैं बिल्कुल, आपने सही किया, आपने ताइवान का जिक्र किया। मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो सारा संकट वहां पर है जिसका जिक्र आपने किया, ऊपर से ताइवान से दो हाथ करने चला हुआ है चीन। और अब तो हम देख रहे हैं कि ताइवान की तरफ से भी अच्छा खासा रिटेलिएशन हो रहा है और लामबंदी भी धीरे धीरे ताइवान के पक्ष में हो रही है। जितने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, स्टैंडर्ड चार्टर है, गोल्डमैन सैक है, नोमुरा है, सब ने 2022 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फोरकास्ट है चाइना के लिए, उसको कट कर दिया है सर। तो ऐसे में भारत के लिए पड़ोसी देशों का आर्थिक रूप से स्थिर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर, खासतौर से चाइना के लिहाज से हम देखें तो भारत के लिए आप कितना बड़ा संकट देख रहे हैं अगर चाइना की हालत खस्ता होती है आगे? तो देखिए अक्टूबर तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल पार्टी कांग्रेस है जो 5 साल में होती है और ताजपोशी होने वाली है जी जिनपिंग की। लाइफ टाइम चेयरमैन वो बन जाएंगे, अनप्रेसिडेंटेड तीसरी बारी बन रहे हैं। डेंग के बाद कोई ऐसा नहीं था, डेंग ने भी स्टेप डाउन कर दिया था 2 टर्म्स के बाद। तो इससे भी काफी नाखुश हैं लोग जो उनके सक्सेसर्स हैं, बट उन्होंने अपने लोग हर जगह रख लिए। तो अक्टूबर से पहले नहीं करेंगे, एक बारी टेक ओवर कर लेंगे तो खतरा बन सकता है फरवरी तक भारतीय बॉर्डर पर भी, क्योंकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, घरेलू चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या ताइवान में या साउथ चाइना सी में या भारत पे कुछ एक्शन आ सकता है। तो भारत हर वक्त चौकन्ना रहने को मजबूर है और हमें खर्चा करना पड़ता है। अपने 2000 मील का बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ, छोटा बॉर्डर नहीं है। और ये भी पता है कोई हमारे रक्षा के लिए नहीं आएगा, हमें खुद ही रक्षा करनी है। तो ये एक जरूर इशू रहता है दीपक जी। बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत ही सतर्कता से क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी चाइना की आंतरिक स्थितियों में। और चाइना को भी, खैर अब हम कौन होते हैं उनको सजेशन देने वाले, थे वो तो किसी की सुनते नहीं, पर हम उम्मीद यही करते हैं कि थोड़ा सा जो ताइवान के प्रति जो एग्रेशन दिखा रहा है, पहले वो अपने घरेलू स्थितियों को ठीक करे, उसके बाद बाहर इधर उधर देखे, अपने विस्तारवादी नीतियों को थोड़ा सा लगाम देना पड़ेगा। यही हम कह सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं। बहरहाल भारत को बड़ी बारीकी से चाइना की स्थिति पर नजर रखना होगा और जो भी वहां पर डेवलपमेंट्स होंगे जी बिजनेस आप तक लाता रहेगा। बग्गा सर, आप हमारे साथ बने रहिए। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में हम बात कर रहे हैं जापान के एक चौंकाने वाले फैसले की और उसका विश्लेषण भी करेंगे। जापान जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी सभ्यता और शिष्टाचार के लिए जाना जाता है, जहां घरों के भीतर जूते चप्पल ले जाना पाप माना जाता है, जहां किसी के साथ होटल में खाने के बाद बेड्स यानी कि आधे आधे खर्च का अनिवार्य सिद्धांत है, जहां झरनों झीलों में लोग अच्छी तरह से नहाकर ही उतरते हैं ताकि प्राकृतिक स्रोत गंदे ना हो जाएं, जहां सार्वजनिक स्थानों पर थूकना तो दूर, नाक साफ करना और छींकना भी असभ्यता माना जाता है, जहां अपनों से लेकर अजनबियों को धन्यवाद कहने के लिए तोहफे देने का त्योहार यानी कि ओसीबो और ओचिगन मनाया जाता है। ऐसे नितांत शिष्ट और सभ्य जापान की सरकार का एक फैसला पूरी दुनिया को चौंका रहा है। यह फैसला है आम जनता से ज्यादा शराब पीने की अपील का। जी हां, चौंकिए मत, क्योंकि यह कहानी अभी शुरू हुई है। दरअसल जापान में शराब यानी कि अल्कोहल की खपत
गिरने से राजस्व में गिरावट आ गई है। ऐसे में वहां की सरकार की चिंता बढ़ गई है और इसीलिए वो लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, खासतौर से युवाओं को। मुझे कहने में और आपको सुनने में शायद ये और अजीब लगे, लेकिन नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जापानी सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता शुरू की है, कैंपेन। इस कैंपेन का नाम है द सेक वीवा। सेक वहां की लोकल वाइन है। जापान की राष्ट्रीय कर एजेंसी की ओर से चलाई जा रही इस प्रतियोगिता में 20 से 39 साल के लोगों को एक अजीबोगरीब काम करना है। इन युवाओं को ऐसे आइडियाज लेकर आने हैं, ऐसे प्रपोजल्स लेके आने हैं जिससे जापान में शराब की लोकप्रियता फिर से वापस आ जाए। यह प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को न सिर्फ नए प्रोडक्ट को बल्कि पुराने प्रोडक्ट की भी खपत बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आने को कहा गया है। यही नहीं, इस प्रतियोगिता में घर पर पीने के ट्रेंड को फिर से जिंदा करने की बात कही जा रही है। जापान के इस फैसले से पूरी दुनिया चौंकी हुई है। जापान की टैक्स एजेंसी एनटीए चौंकी हुई दुनिया को शांत करने के लिए कुछ आंकड़े स्थानीय मीडिया में देखती है। एनटीए कहती है कि जापान में शराब की खपत साल 1995 में 100 लीटर सालाना थी, लेकिन 2020 में यह गिरकर 75 लीटर पर आ गई है। एनटीए के मुताबिक 1995 की तुलना में जापान के लोग 2020 में बहुत कम शराब पी रहे हैं और इसकी वजह से शराब से होने वाली कमाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 1980 में जापान में होने वाली कुल आय में शराब से 5% का राजस्व आता था। 2011 में यह राजस्व 3% था, लेकिन 2020 में यह राजस्व सिर्फ 1.7% रह गया। जापान का पहले से ही 290 बिलियन पाउंड के घाटे में है और 1980 की तुलना में राजस्व में 110 बिलियन पाउंड से ज्यादा का घाटा झेलना जापान को भारी पड़ रहा है। पिछले साल भी एनटीए ने अगस्त में ही कह दिया था कि 31 सालों में अल्कोहल कर आय में सबसे बड़ी गिरावट है। यही नहीं, जापान 2020 में प्रति व्यक्ति बियर की खपत जापान में 55 बोतलें थी, जो लगातार घट रही है। इस डेटा में पिछले साल यानी कि 2021 में 9.1 की गिरावट आ गई है। संकट एक और है और वो ये कि जापान की 1/3 यानी कि 30% आबादी 65 और उससे ऊपर की है, यानी कि बुजुर्ग है। दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग अगर आज कहीं है तो वो जापान में। ऐसे में युवा लोगों को शराब के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वहां की सरकार नए नए तरीकों पर काम कर रही है। जापान सरकार को लगता है कि जापानी साके, शोचू, व्हिस्की, बियर, वाइन को मशहूर करने का बिजनेस आइडिया अगर युवा देंगे तो उन्हें इसे खाने पीने की जो ललक है वो और भी बढ़ेगी और ऐसे में सरकार की आमदनी होगी। जापानी सरकार एक बात और कहती है कि सीमित मात्रा में शराब पीने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे और उनका ये कैंपेन भी। इस प्रतियोगिता के फाइनलिस्टों को 10 नवंबर को टोक्यो में एक बड़ा पुरस्कार समारोह आयोजित करके पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब ये बड़ी विचित्र सी खबर है और इस पर बहुत साफ गोई से वस्तु स्थिति बताएंगे अजय बग्गा सर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत ही मूर्धन्य जानकार हैं। सर, हम जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसते हैं हम आप ही के पास आते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप एग्जैक्टली सिचुएशन बता देते हैं। तो बताइए सर, जैसा शिष्टाचार वाला जो जापान है वो ऐसे कदम क्यों उठा रहा है सर, और मान्य है क्या वहां पर ऐसे कदम? देखिए दीपक जी, मैं वही अक्षय से भी कह रहा था, आप पंडित को बुलवा रहे हैं शराब के ऊपर तो फिर वो बोले नहीं सर, ये वो भी जन्माष्टमी के दिन के ऊपर है, टैक्स के ऊपर है, तो आप जरूर करिए। तो देखिए, जो मेरी रिसर्च है, $8 बिलियन इनके बनते हैं सालाना टैक्स में लिकर से या अल्कोहल से, और वो गिर रहा है। जैसे आपने आंकड़े दिखाए वो तेजी से गिर रहा है और 2016 के मुकाबले भी लगभग 30% गिर गया है। कोविड के कारण गिरा था और पॉपुलेशन ज़्यादा एजिंग होने के लिए और नए जो युवा पीढ़ी है वो भी हेल्थ कॉन्शियस है, वो नहीं पीना चाहते। तो अब अल्कोहल कंपनीज लो अल्कोहल मात्रा की ड्रिंक्स भी बना रही है कि युवाओं का रुझान आए, और सरकार जो कर रही है, सरकार टैक्स बढ़ाने की कोशिश में है। वो सेल्स टैक्स बढ़ाते रहे हैं टाइम टाइम पे, बट लोगों का काफ़ी रोष होता है क्योंकि जापान ऐसा कंट्री है जो 1990 से एक डिफ्लेशनरी दौर में रहा है। तो जो भी ग्रोथ रही है वो फिस्कल डेफिसिट से रही है, और उसके कारण आज देखें अगर आप डेट टू जीडीपी 266% है। भारत का जैसे 85% हमारा डेट है जीडीपी का, जापान का 266%, लगभग 3 गुना हमसे
ज़्यादा है। तो सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज खोजते रहते हैं। पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग लेवल से कम होती जा रही है। डिपेंडेंसी रेशियो जो हम कहते हैं कि एक वर्कर कितने लोगों को संभाल पाएगा, वो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता जा रहा है क्योंकि काम करने वाले कम हैं और वृद्ध लोग ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो सरकार की कोशिश यही है किसी भी तरह टैक्स बढ़ाया जाए। तो ये इन्होंने किया। उनके हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी थोड़ा सा रोष जाहिर किया और पिछले कुछ दिनों में दीपक जी सोशल मीडिया में इसकी बहुत भर्त्सना हो रही है क्योंकि पहली बार कोई सरकार इस तरह से आई है, तो ज्यादातर टैक्स की ये जरूरत है। बिल्कुल सर, रेवेन्यू जुटाने की पूरी कवायद है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जापान में भी इस पे दो राय हैं। कुछ लोग तो इसे बड़ा लाइटली ले रहे हैं, हल्के में, कुछ बड़े फनी सजेशंस भी दे रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, और आप कैसे एक देश की सरकार जो है अपने युवाओं को कह सकती है कि आप शराब पीजिए या शराब ज्यादा से ज्यादा खपत हो, उसके नए नए आइडियाज लेकर आइए। तो बड़ा वियर्ड सा ये फैसला है जापान का। पूरी दुनिया चौंकी हुई है। आई एम श्योर जापान इसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन लेकर आएगा। और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो बाद में इसके हानि आते हैं वो अलग है। तो कोई देश अगर ये सोचे कि हम शराब पीकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा लेंगे, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो मुझे लगता है कि इस गलतफहमी का अंदाजा जापान को भी एक न एक दिन जरूर होगा। बहरहाल इसका विश्लेषण किया आपने सर अर्थव्यवस्था के आयामों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दीपक जी। सिगरेट और शराब कैंसर को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। दुनिया भर में कैंसर से जितनी भी मौतें हो रही हैं उनमें 50% मौत के लिए स्मोकिंग, शराब और बॉडी मास इंडेक्स को जिम्मेदार माना गया है लैंसेट की लेटेस्ट रिपोर्ट में। यानी कि इन लोगों में स्मोकिंग, शराब की लत कैंसर का बड़ा कारण बनी। हेल्थ जर्नल द लैंसेट की स्टडी में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उन्हें और डिटेल से समझिए इस रिपोर्ट में। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल करीब 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़े बेहद डरावने हैं, लेकिन कैंसर को लेकर इससे भी अधिक डराने वाली एक स्टडी सामने आई है। द लैंसेट की स्टडी के मुताबिक 2019 में कैंसर से दुनिया भर में करीब 88 लाख मौतें हुई हैं। इनमें से आधी यानी करीब 45 लाख मरीजों की मौत की वजह स्मोकिंग, शराब का सेवन, हाई बॉडी मास इंडेक्स और अनसेफ सेक्स रहा है। यानी स्मोकिंग और शराब का अधिक सेवन करने वालों के लिए ये एक गंभीर चेतावनी है। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में कैंसर का बोझ एक बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है। कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खतरा बन चुका है। द लैंसेट की स्टडी के मुताबिक 2019 में कैंसर से महिलाओं की हुई कुल मौत में 36% और कैंसर से मरने वाले कुल पुरुषों में करीब 51% की मौत के लिए स्मोकिंग, शराब का सेवन, हाई बॉडी मास इंडेक्स और अनसेफ सेक्स वजह बना। कैंसर के कुल मामलों में 37% के साथ सबसे अधिक मामले श्वास नली और लंग कैंसर के पाए गए। इसके बाद पुरुषों में कैंसर के सर्वाधिक मामलों की बात करें तो 13.3% के साथ कोलन और रेक्टम कैंसर के मामले रहे। इसके बाद 9.5% के साथ खाने की नली यानी एसोफेगस कैंसर के मामले रहे, जबकि 6.5% मामले पेट से जुड़े कैंसर के रहे। महिलाओं में कैंसर की बात करें तो इनमें 18% सर्वाइकल कैंसर के मामले पाए गए। इसके बाद करीब 16% के साथ महिलाओं में कोलन और रेक्टम कैंसर के मामले पाए गए। इसके अलावा 11% ब्रेस्ट कैंसर के मामले पाए गए। कैंसर के खतरों की बात करें तो 2010 से 2019 के बीच कैंसर के मामलों में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े अलार्मिंग हैं। भारत में भी कैंसर के मामले पहले के मुकाबले बढ़े हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 2020 में करीब 14 लाख कैंसर के मामले थे। ICMR ने इस आंकड़े के 2025 तक बढ़कर 16 लाख तक होने की आशंका जताई है। ऐसे में द लैंसेट की कैंसर को लेकर आई ताजा रिपोर्ट भारत जैसे देशों के लिए भी एक चेतावनी है, जहां युवाओं में स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन धड़ल्ले से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में न्याय को सुलभ बनाने के लिहाज से लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते कई सालों से लोक अदालतों ने सालों से लंबित लाखों मुकदमों को बड़ी ही कम समय में निपटाने में अहम भूमिका निभाई है और इसी के तहत महाराष्ट्र और राजस्थान ने लोक अदालतों को डिजिटल रूप दिया है। बीते दिनों
एक ही दिन में इन दोनों राज्यों में पानी, बिजली, टेलीफोन के बिलों के अलावा ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस के अलावा पारिवारिक मुद्दों से जुड़े 69 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सबसे खास बात यह है कि लोक अदालतों के डिजिटल होने के मामले दर्ज करवाने के लिए कोर्ट जाने की अब जरूरत नहीं है, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन दोनों ही राज्यों की लोक अदालतों को डिजिटल स्वरूप देने में ज्यूपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई है। जल जीवन मिशन के तहत गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए स्वच्छ पानी सुविधा से जोड़ा जा चुका है। ये घर में पानी पहुंचाने के सरकार के अभियान की एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि ये सबके प्रयास का बेहतर उदाहरण है। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।